UKV, let's come together to learn. हेलो फ्रेंड्स, आई एम मृत्युंजय सिंह। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल EduKV। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम अपने चैप्टर स्ट्रक्चर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का थर्ड वीडियो लेकर प्रस्तुत हैं। आज हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे, सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ेंगे और देखते हैं कैसे कैसे ये सारी चीज़ें स्ट्रक्चर्स आगे बढ़ती हैं। हम जैसा कि जानते हैं, ऑल द सेल्स आर मेड अप ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। ऑल द सेल्स, वेदर इट इज़ ए प्लांट सेल और एनिमल सेल, ये या तो प्लांट सेल अगर है या एनिमल सेल है, दोनों में हमारा क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है, न्यूक्लियस पाया जाता है और साइटोप्लाज्म पाया जाता है। बट देयर इज ए स्टार्क डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। प्लांट सेल के अंदर देखिए मैंने क्या किया है, डबल कोटिंग बनाई हुई है। तो आप जानते हैं इस कोटिंग को क्या कहते हैं? बिल्कुल, इस कोटिंग को हम कहते हैं सेल वॉल। और ये जो सेल वॉल होता है, इट इज प्रेजेंट आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन। तो ये और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर जो पाया जाता है उसे हम बोलते हैं सेल वॉल। एंड दिस सेल वॉल इज एब्सेंट इन एनिमल सेल। एनिमल सेल इज डिवॉइड ऑफ सेल वॉल। ठीक है, इसमें सिर्फ हमारा क्या पाया जाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है। अब देखिए, जो प्लांट सेल्स होते हैं हमने बता दिया, उनके अंदर सेल वॉल पाई जाती है और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उन्हीं को हम सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इट वाज डिस्कवर्ड बाय सी नगेली एंड सी क्रैमर इन द ईयर 1855। ओके, नाउ ये जो है हमारी आउटर मोस्ट कवरिंग होती है सेल की, सिर्फ एक्सेप्ट प्लांट सेल। अभी मैंने बताया प्लांट सेल में हम क्या करते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर भी एक कवरिंग होती है जिसे हम कहते हैं सेल वॉल। ओके, अब ये जो सेल वॉल होता है ये प्रोटेक्ट करता है कि बाहर के जो मटेरियल हैं आउटसाइड वो अंदर ना आ सकें। और सेल वॉल सेलेक्ट्स द टाइप ऑफ मटेरियल विच एंटर्स इनसाइड द सेल। इट अलाउज एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सम मटेरियल। कुछ को वो एंट्री करने देता है, कुछ को नहीं करने देता है, फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड और आउटसाइड टू इनसाइड। दोनों कंडीशंस के लिए यही बात होती है। इसके अंदर हम इसी को कुछ टर्म्स में डिस्क्राइब किया जाएगा, आप समझिए। पहला, द मेम्ब्रेन इन फैक्ट allows continuous flow of selected materials across the membrane, okay, from time to time. Now this is termed as permeability. इसी को हम कहते हैं permeability. Okay, now this permeability are of four type. First one is the impermeable. ये जो कंडीशन होती है इसे हम कहते हैं impermeable। ये है हमारा पहला, impermeable। if a membrane does not allow, ये किसी को जाने नहीं देता है, both solvent and solute molecules to pass through it does not allow to move either solvent or solute molecule from inside to outside or outside to inside. So that type of arrangement or the property, the characteristic is known as impermeable or impermeable membrane. Second one is the permeable membrane. If the membrane allows the movement of both solvent or solute, both either from outside to inside or inside to outside, या तो बाहर से अंदर जा सके और अंदर से बाहर आ सके, दोनों मटेरियल को, चाहे वो सॉल्वेंट हो या सॉल्यूट हो, उसको कर सके, उसको हम कहते हैं परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं।
थर्ड वन जिसे हम बोलते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है उसके अंदर हम ये जो मेम्ब्रेन है वो सेलेक्टिव होता है। इसका मतलब क्या है, या तो वो सिर्फ सॉल्वेंट को पेनिट्रेट करने देगा तो सॉल्यूट को नहीं करने देगा, ठीक है, सिर्फ सॉल्वेंट को करने देता है, तो इसको हम कहते हैं सेमी परमिएबल। ओके, आर्टिफिशियल वेपर मेम्ब्रेन इज एन एग्जांपल ऑफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। नाउ लास्ट वन, फोर्थ वन इज द selectively permeable membrane। ये जो सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है, इसके अंदर ये जो मेम्ब्रेन है ये सेलेक्ट करता है कि किस चीज़ को हम अंदर जाने दें और किस चीज़ को हम बाहर निकालें। ओके, इट अलाउज पेनिट्रेशन ऑफ बोथ सॉल्वेंट फ्रीली बट सेलेक्ट्स द पैसेज ऑफ स्पेसिफिक सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स। ओके, स्पेसिफिक सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स को वो एंटर करने देता है। ओके, नाउ ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, अभी हमने पढ़ा कि ये सारी चीज़ें इनके बारे में हमने पढ़ लिया कि ये सी नेगेली और सी क्रैमर ने 1855 में डिस्कवर किया था इनको, ठीक है। ये एक हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये पूरा हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसका एक पोर्शन कट किया हुआ है। अब आप समझिए ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये बाइलिपिड लेयर होता है, 2 लेयर पाई जाती है इसमें। ओके, 2 लेयर्स एंड दीज लेयर्स आर मेड अप ऑफ लिपिड, तो इसी को हम बोलते हैं फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल। तो देखिए एक ऊपर इस तरह से पाया जाता है और एक नीचे इस तरह से पाया जाता है। वन लिपिड लेयर फॉस्फोलिपिड, अनदर वन इज द सेकंड फॉस्फोलिपिड लेयर। ये दोनों अरेंज होते हैं। इनके बीच बीच में आपको एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर्स नज़र आ रहे हैं। ये एक्चुअली बॉल नहीं होते हैं, दे आर नोन एज ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स। ये हमारा चैनल्स होते हैं, ये रास्ता देते हैं बाहर से किसी चीज़ को अंदर आने के लिए, अंदर से गैसेस को या फिर डिफरेंट मटेरियल्स को, आयंस को बाहर जाने के लिए, अंदर से बाहर, बाहर से अंदर। देखिए O2 का ये ट्रांसपोर्ट में मदद करता है, इवन CO2 के ट्रांसपोर्ट में मदद करता है। तो ये चैनल्स की तरह काम करते हैं, ठीक है। इन्हें हम कहते हैं ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स। अपार्ट फ्रॉम दिस वन, ये जब हमारा साइटोप्लाज्म की बात करेंगे तो साइटोप्लाज्म में हमारा क्या होता है, साइटोस्केलेटन पाया जाता है जो इसको अपनी पोजीशन पे पकड़ के रखने में मदद करता है। ओके, और अब हम क्या कर सकते हैं, ये स्ट्रक्चर के बाद हम देखते हैं कि ये जितने भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन हैं ये हमारे प्रिवेंट करते हैं मूवमेंट ऑफ सम अदर मटेरियल, ठीक। अब होता क्या है, ये लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। ये न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म को भी यही बनाते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये जो पीछे हमने स्ट्रक्चर देखा था, ये जो हमने लास्ट डायग्राम देखा था, ये बहुत कुछ आपके उनके जैसा है। ये स्ट्रक्चर जो है, ये एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था सिंगर एंड निकोलसन। इन्होंने ये स्ट्रक्चर दिया था जिसे इन द ईयर 1972, इसको हम कहते हैं फ्लूइड मोज़ैक मॉडल। यहाँ देखिए ये फ्लूइड मोज़ैक मॉडल है। फ्लूइड तो ये पूरा हमारा फ्लूइड होता है और ये बीच बीच में जो निकले हुए हैं प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, इन्हें ये जस्ट लाइक दे आर मोज़ैक, so that's why it is known as fluid mosaic model. Okay, it was given by the Singer and Nicolson in the year 1972. Okay, now हमने देखा कि ये क्या करते हैं कि कैसे हमारे मॉलिक्यूल्स का और सब्सटेंस का मूवमेंट होता है अक्रॉस द मेम्ब्रेन। हम जानते हैं कुछ सब्सटेंसेस हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मैंने पीछे बताया, और ऑक्सीजन। ये हमारे क्या करेंगे, यहाँ से इनका ट्रांसपोर्ट होगा अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, और ये जो ट्रांसपोर्ट होगा वो एक स्पेसिफिक मेथड के थ्रू होगा जिसे हम कहते हैं डिफ्यूज़न। अब इसको मैं समझा देता हूँ डिफ्यूज़न क्या होता है। डिफ्यूज़न का मतलब होता है स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ ए सब्सटेंस। जहाँ पर ये सब्सटेंस ज़्यादा हो
वहाँ से जहाँ ये सब्सटेंस की मात्रा कम हो उस तरफ का मूवमेंट होगा, उसे हम स्पॉन्टेनियस मूवमेंट कहेंगे। ज़रा देखिए, और उसे हम डिफ्यूज़न भी कहेंगे। समझिए ज़रा, इसके अंदर क्या होता है, अगर हमने कोई इंस्टेंस स्टिक को बर्न किया, यानी अगरबत्ती जलाया, तो थोड़ी देर में ये घर के एक कोने कोने में अगरबत्ती की खुशबू फैल जाती है। तो ये जो हमारा मूवमेंट है, यहाँ से इसके मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट है इंसेंस स्टिक का या सेंट का, उसी को हम कहते हैं डिफ्यूज़न। ओके, और डिफ्यूज़न हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है सेल के अंदर एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए। किसी भी सेल में कार्बन डाइऑक्साइड को मोस्टली बाहर निकालना रहता है, तो वो भी हमारा डिफ्यूज़न के थ्रू होता है, और ऑक्सीजन को अंदर लेना रहता है, तो वो भी डिफ्यूज़न के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है। ओके, नाउ हम देखते हैं कि एक और टर्म यूज़ करते हैं हम इस तरह से मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस के लिए, उसे हम कहते हैं ऑस्मोसिस। ये है वो प्रोसेस ऑस्मोसिस। इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसमें भी मूवमेंट होता है किसका, मॉलिक्यूल्स का। ये है ऑस्मोसिस, इसमें भी मूवमेंट होता है मॉलिक्यूल्स का, लेकिन वो सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू होता है। अगर मान लीजिए ये SPM है, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, तो ये क्या करता है, सॉल्यूट को भले न जाने दे, लेकिन सॉल्वेंट को अंदर से बाहर या बाहर से अंदर आने देता है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ पर जिसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है, वहाँ से जहाँ जिस मटेरियल की कंसंट्रेशन कम है, लेट करिए यहाँ पर कंसंट्रेशन ज़्यादा है, यहाँ कम है, तो यहाँ से अंदर की तरफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होगा, तो इसे हम कहेंगे ऑस्मोसिस। ओके, ऑस्मोसिस और जो डिफ्यूज़न है, ये दोनों मिले जुले हैं। ठीक है, डिफ्यूज़न जो होता है वो हमारा बड़ा टर्म है। ओके, डिफ्यूज़न, और ऑस्मोसिस ये है, इसको ऐसे समझिए, ऑस्मोसिस इज अ सबसेट ऑफ डिफ्यूज़न। ओके, इसका मतलब क्या है, ये अगर हम मान लिए डिफ्यूज़न, तो ये है ऑस्मोसिस। ओके, तो इस तरीके से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। अब आता है सिग्निफिकेंस ऑफ डिफ्यूज़न। गैसियस एक्सचेंज बिटवीन लीव्स एंड एयर डिफ्यूज़न के थ्रू होता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड थ्रू फ्लोएम डिफ्यूज़न के थ्रू होता है। लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द प्लांट इन द बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डिफ्यूज़न। मूवमेंट ऑफ आयंस एंड सॉल्यूट फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल टेक्स प्लेस थ्रू diffusion. These are all the significance of diffusion. Now there is another concept about this diffusion. We can easily illustrate by the help of this diagram. इसमें देखिए हमारे पास ये एक बीकर रखा हुआ है, इसमें पहले कंपोनेंट में और पहले कंपार्टमेंट में शुगर मॉलिक्यूल्स की संख्या ज़्यादा है, देखिए, और इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स ब्लू डॉट्स कम है। ये इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, कंसंट्रेटेड शुगर सॉल्यूशन है। दूसरा, इसके बाद ये मेम्ब्रेन के इस तरफ कंपार्टमेंट है, इसे हम डाइल्यूट शुगर सॉल्यूशन बोलते हैं, जहाँ पर शुगर मॉलिक्यूल का कंसंट्रेशन कम और हमारे जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं उनका कंसंट्रेशन ज़्यादा है। तो जब भी हम बोलेंगे ऑस्मोसिस अगर हुआ, तो इस मेम्ब्रेन के थ्रू तो ऑस्मोसिस ही होगा, डिफ्यूज़न तो होगा नहीं, और ये पार्शियली परमिएबल मेम्ब्रेन है। तो आप जानते हैं पार्शियली परमिएबल मेम्ब्रेन होने के कारण यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होगा। ठीक है, राइट टू लेफ्ट, जहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, यहाँ ये वाटर मॉलिक्यूल का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो यहाँ से यहाँ वाटर मॉलिक्यूल का मूवमेंट होगा। तो देखिए वाटर यहाँ से चला गया, सब यहाँ आ गया, ये ऊपर से डिक्रीज कर गया। ओके, नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि इसी के बारे में पढ़ेंगे कि ऑस्मोसिस जो होता है उसका सिग्निफिकेंस क्या है। पहला, जैसे मान लीजिए कोई प्लांट है, प्लांट के रूट्स हैं, ये रूट्स जो होता है सॉइल से वाटर को एब्जॉर्ब करता है, ये इसी की मदद से करता है, ऑस्मोसिस की मदद से। ओके, अब दूसरा, अगर मान लीजिए कोई एक सेल है, दूसरा सेल है, यहाँ से अगर वाटर को मूव करना है यहाँ तक, यहाँ से अगर यहाँ मूव करना है फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल, दैट इज तब हमारा ऑस्मोसिस का रोल होता है। ओके, ये हमारा ये भी कंट्रोल करता है कि हमारे बॉडी के अंदर कितने अमाउंट ऑफ वाटर है। ये हमारा फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ को भी कंट्रोल करता है। वो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ जैसे कि क्लोजिंग एंड ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा हम जानते हैं बेटा, ये है, ऐसे होता है स्टोमेटा, ये स्ट्रक्चर इसका इस तरीके का होता है, ये गार्ड सेल्स कहे जाते हैं, और ये सब्सिडियरी सेल्स होते हैं। ये क्या होते हैं, सब्सिडियरी,
और ये क्या होते हैं, गार्ड सेल्स। और ये जो ओपनिंग होता है यही स्टोमेटा कहा जाता है, ठीक है। एंड दिस ओपनिंग इज नोन एज स्टोमेटा। अब हम जानते हैं इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग का काम जो होता है वो हमारा ऑस्मोसिस के थ्रू होता है। फिर फ्रूट्स के स्प्लिटिंग के कारण भी अगर हो रहा है तो वो भी ऑस्मोसिस के कारण हो रहा है। फिर डेहिसेंस ऑफ फ्रूट्स एंड सीड्स फॉर डिस्पर्सल, फ्रूट के डेहिसेंस के लिए और सीड्स के डिस्पर्सल के लिए, इन दोनों में ऑस्मोसिस का रोल बहुत